यह कहानी है गोरखा समुदाय की अपनी पहचान, भाषा और एक अलग राज्य गोरखालैंड की मांग की। एक ऐसी लड़ाई जिसने पीढ़ियों को प्रभावित किया है और इस शांति समझे जाने वाले पहाड़ी क्षेत्र में बार बार उग्र आंदोलनों को जन्म दिया है। आइए इस ऐतिहासिक संघर्ष के मुख्य कारणों और महत्वपूर्ण पड़ावों को समझते हैं। नमस्कार, मैं राकेश सोमानी। आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और एक ऐसे संघर्ष की कहानी को याद करेंगे जो पहचान, सम्मान और एक अलग मातृभूमि के लिए लड़ा गया। यह कहानी है गोरखा संघर्ष की। यह सिर्फ एक आंदोलन की कहानी नहीं, बल्कि उन आम लोगों की भावनाओं और बलिदानों की गाथा है जो असाधारण परिस्थितियों में फंस गए थे। इस संघर्ष की जड़ें ब्रिटिश शासन के समय से ही गहरी है। 19वीं सदी में अंग्रेज चाय बागानों में काम करने और अपनी सेना में सेवा देने के लिए बड़ी संख्या में नेपाली भाषी लोगों को दार्जिलिंग और आसपास के पहाड़ी इलाकों में लाए। इन लोगों को सामूहिक रूप से गोरखा के नाम से जाना जाने लगा। अपनी अलग भाषा, संस्कृति और परंपराओं के साथ यह जल्द ही क्षेत्र के एक अभिन्न अंग बन गए। लेकिन समय के साथ उन्हें अपनी ही भूमि पर अलग थलग महसूस होने लगा। बंगाल के साथ भाषाई और सांस्कृतिक मतभेदों ने एक अलग प्रशासनिक इकाई की मांग को जन्म दिया। आजादी के बाद यह मांग और भी मजबूत हो गई। गोरखाओं को लगा कि उनकी पहचान और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। 1907 में प्रशासनिक मांग की शुरुआत। दार्जिलिंग की हिलमैन एसोसिएशन ने अंग्रेज सरकार को एक पत्र भेजा जिसमें दार्जिलिंग के लिए अलग प्रशासनिक इकाई की मांग की गई ताकि स्थानीय पहाड़ी समुदाय के अधिकारों की रक्षा की जा सके। यह पहला आधिकारिक प्रयास था जो बाद में बड़े राजनीतिक आंदोलन का आधार बना। 1943 में डंबर सिंह गुरुंग द्वारा स्थापित अखिल भारतीय गोरखा लीग AIGL ने गोरखा समुदाय की राजनीतिक पहचान बनाना शुरू किया। यह संगठन सीधे गोरखा पहाड़ियों की आकांक्षाओं को संसद तक पहुंचाने का प्रयास था। पहली बार गोरखाओं ने देशव्यापी राजनीतिक मंच पर अपनी आवाज उठाई। 1952 सीधे प्रधानमंत्री से राज्य की गुहार। 1952 में AIGL के नेतृत्व AB गुरुंग ने तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की और दार्जिलिंग व आसपास के इलाकों के लिए अलग राज्य का दर्जा देने की अपील की। यह आंदोलन की पहली लोकतांत्रिक और संवैधानिक मांग थी, जिससे स्पष्ट था कि गोरखा नेता शांति और समझौते के रास्ते पर चलना चाहते हैं। 1907 से 1952 का दौर हिंसा से बिल्कुल अलग था। यह शर्तों, ज्ञापनों और राजनीतिक बातचीत का समय था। हिंसा से पहले यह शांतिपरक रास्ता था। 1980 का दशक इस संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया। सुभाष घिसिंग के नेतृत्व में गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट GNLF ने गोरखालैंड नाम के एक अलग राज्य की मांग को लेकर एक बड़ा और हिंसक आंदोलन शुरू किया। 1986 से 1988 के बीच दार्जिलिंग की पहाड़ियां हिंसा और अशांति के चपेट में रही। इस दौरान कई लोगों की जानें गई और क्षेत्र का सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1988 में दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल DGHC का गठन हुआ। यह एक अर्ध स्वायत्त निकाय यानी कि एक ऐसा संगठन या संस्था जिसे कुछ मामलों में अपने फैसले खुद लेने का अधिकार होता है, लेकिन यह पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होता। उसे कुछ महत्वपूर्ण मामलों के लिए मुख्य सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। कुछ समय के लिए शांति बहाल हुई,
लेकिन एक अलग राज्य की मूल मांग अधूरी ही रही। 2007 में बिमल गुरु के नेतृत्व में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा जीजेएम ने इस मांग को फिर से हवा दी। जीजेएम ने डीजीएचसी को भंग करने और गोरखालैंड के पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की। इसके बाद फिर से विरोध प्रदर्शनों, बंद, हड़तालों का एक लंबा दौर चला, जिसने इस क्षेत्र को गंभीर रूप से प्रभावित किया। इन आंदोलन के परिणाम स्वरूप 2012 में गोरखा प्रादेशिक प्रशासन, गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का गठन हुआ, जिसने डीजीएचसी की जगह ले ली। जीटीए को डीजीएचसी से अधिक शक्तियां दी गई, लेकिन अलग राज्य का सपना अभी भी एक सपना ही है। मई 2017 में पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की कि दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कर्सियंग के स्कूलों में कक्षा 1 से 9 तक बंगाली अनिवार्य विषय होगा। जून 2017 की शुरुआत में जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दार्जिलिंग में कैबिनेट बैठक कर रही थी, उसी समय गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। सरकार द्वारा स्कूलों में बंगाली भाषा की अनिवार्य करने के प्रस्ताव के खिलाफ यह आंदोलन शुरू हुआ था, जो जल्द ही अलग गोरखालैंड राज्य की मांग में बदल गया। इस दौरान दार्जिलिंग और उसके आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर हिंसा और आगजनी की घटनाएं हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के वाहनों, सरकारी दफ्तरों और कई पुलिस चौकियों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें आम हो गई थी। स्थिति को नियंत्रण से बाहर जाते देख राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने दार्जिलिंग में सेना की तैनाती की। 8 जून 2017 के आसपास सेना के जवानों ने इलाके में फ्लैग मार्च करना शुरू कर दिया था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पूरे क्षेत्र को हाई अलर्ट पर रखा गया था। सुरक्षा बल अत्यधिक सतर्क थे। यह आंदोलन इतिहास में दार्जिलिंग के सबसे लंबे बंद के लिए जाना जाता है। जीजेएम द्वारा बुलाया गया यह अनिश्चितकालीन बंद 104 दिनों तक चला, जिससे पहाड़ी क्षेत्र का जनजीवन, पर्यटन और अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई थी। यह बंद सितंबर 2017 के अंत में केंद्रीय गृह मंत्री की अपील के बाद वापस ले लिया गया था। इस लंबे और अक्सर हिंसक संघर्ष का दार्जिलिंग और आसपास के क्षेत्रों पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा है। इस आंदोलन ने क्षेत्र के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने गोरखा समुदाय के बीच एक मजबूत राजनीतिक चेतना और अपनी पहचान के लिए गर्व की भावना पैदा की। हालांकि इसने विभिन्न राजनीतिक गुटों के बीच विभाजन और तनाव को भी जन्म दिया है। बार बार बंद होने और माहौल ठीक न होने की वजह से इस इलाके की चाय और पर्यटन जैसी कमाई की चीजों को बहुत नुकसान हुआ है। राजनीति में उथल पुथल होने से लोग यहाँ पैसा लगाने से डरते हैं और विकास की रफ्तार धीमी हो गई है। अपनी पहचान दिखाने की इस कोशिश ने गोरखा संस्कृति, भाषा और परंपराओं को बचाने और फैलाने में मदद की है। गोरखा आंदोलन सिर्फ मांग नहीं, बल्कि पहचान और इंसाफ की लड़ाई है। किसी भी जगह की तरक्की तभी मुमकिन है जब वहां के लोगों की बात सुनी जाए और सम्मान दिया जाए। आज भी गोरखालैंड की मांग दार्जिलिंग की पहाड़ियों में गूंजती है, जो एक स्थायी समाधान की प्रतीक्षा कर रही है। यह सिर्फ बीते वक्त की कहानी नहीं, बल्कि एक जिंदा सच है जो आज भी गूंज रहा है। इसने हमें सिखाया कि टकराव से नहीं, संवाद और सम्मान से ही रास्ता निकलता है। जब लोग एक दूसरे की पहचान को समझते हैं, तब असल बदलाव शुरू होता है। गोरखाओं ने अपनी बात को शांतिपूर्वक, हिम्मत से और गरिमा के साथ उठाया पीढ़ियों तक। लेकिन अफसोस, इतनी लंबी इतिहास होने के बाद भी आज भी गोरखा अपने हक और
हल का इंतजार कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एसके लाइव न्यूज। धन्यवाद। एसके लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, एसके लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए एसके लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। सर डिजाइन रेडी है सर। आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर करोना मटेरियल फाइनल। सर याद करोगे जिंदगी में 28 मिनट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रूख भैरो फल फूल दिन्छ। त्यसरी नै एसआईपी में ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।